हाँ जी, फिफ्थ जो अपना टॉपिक है वो रहेगा स्टरलाइजेशन मेथड, जहां से अपना क्वेश्चन बन सकता है। स्टरलाइजेशन में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन में। चलो सबसे पहला स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, माइक्रोब्स को, इंक्लूडिंग देयर स्पोर। माइक्रोब को भी खत्म कर देंगे और स्पोर को भी, तो बोलेंगे स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन में क्या करेंगे हम, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करेंगे, एक्सेप्ट स्पोर, उसके स्पोर के ऊपर डिसइंफेक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा। एसेप्सिस में क्या होगा, हम केमिकल एजेंट अप्लाई करते हैं अपने बॉडी सरफेस के ऊपर। एसेप्सिस यानी कि वहां पर उस एरिया को स्टरलाइज कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। बॉडी के अगर बात कर रहे हैं तो एसेप्सिस वर्ड यूज होगा। डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजेशन का मतलब रहेगा कि हम किसी भी आइटम को सेफ बना रहे हैं कि उसको आसानी से हम हैंडल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद अपने पास सबसे पहला आता है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहला रहेगा हीट, दूसरा रहेगा फिल्ट्रेशन, तीसरा रहेगा रेडिएशन और चौथा रहेगा अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। यहां से क्या क्वेश्चन पूछेंगे दी, सबसे पहले हीट के अंदर क्या क्या आएगा, हीट के अंदर फिर से दो पार्ट कर दिया, पहला रहेगा ड्राई हीट और दूसरा रहेगा मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के प्रिंसिपल पर कौन कौन सा मेथड काम करता है, तो क्या रहेगा, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन, इंसिनरेशन और फ्लेमिंग, ये किसके पार्ट है अपने पास, ड्राई हीट के पार्ट है या फिर ड्राई हीट इनमें यूज होती है। दूसरा मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट जो है उसको हमने फिर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया, किसके बेस पे, कि कितना टेम्परेचर हम यूज करें उसके बेस पे। सबसे पहले अगर 100 डिग्री से कम टेम्परेचर हम यूज करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड आएंगे, उसमें आएगा सबसे पहले पास्चुराइजेशन, फिर आएगा वाटर बाथ और फिर आएगा इंस्पिसेशन। अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो क्या आएगा, एक आएगा जी बॉइलिंग, फिर आएगा स्टीमिंग और फिर आएगा टेंडलाइजेशन। और मोर देन 100 डिग्री की अगर बात करें तो वहां पर आएगा ऑटोक्लेव। तो यहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशन आपको याद रखनी है, किस मेथड में कितना टेम्परेचर यूज होता है। सबसे पहले तो 100 से कम कौन कौन से हैं, 100 पर कौन सा है और 100 से ज्यादा पर कौन सा है। दूसरी बात, सारे के सारे ये मेथड जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है, मॉइस्ट हीट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तीसरा जी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर हम डेप्थ फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज करते हैं। फिर आई बात जी रेडिएशन की। रेडिएशन में आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है। आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी है, गामा रे, एक्सरे, कॉस्मिक रे, ये गामा रे है, ठीक है, गामा रे, एक्सरे, कॉस्मिक रे। और नॉन आयनाइजिंग के क्या क्या एग्जांपल है, यूवी और इंफ्रारेड। यूवी और इंफ्रारेड ये क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। नेक्स्ट केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या क्या देखो, अल्कोहल कौन कौन सी यूज होती है, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से केमिकल यूज होती हैं। अल्कोहल होती है, एल्डिहाइड होती है, फिनोलिक कंपोनेंट होते हैं यानी कि जिसके अंदर फिनोल होता है, हेलोजन को भी यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है, साल्ट को यूज किया जाता है, सरफेस एक्टिव एजेंट को यूज किया जाता है, डाई को भी यूज किया जाता है और कुछ एक गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट भी होते हैं। पहली बात ये। दूसरा, किसके अंदर कौन सा रहेगा, ठीक है, जैसे अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड है, उसके साथ साथ ऑर्थोपथैल्डिहाइड है, ठीक है। फिनोलिक कंपाउंड, क्वेश्चन बन सकता है कौन सा फिनोल कंटेनिंग कंपाउंड है, तो क्रेसोल है, लाइजोल है, क्लोरहेक्सिडिन है और क्लोरोजाइलिनोल है। हेलोजन के अंदर क्लोरीन, आयोडीन और आयोडोफोर्स रहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो याद रखना ही रखना है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2 और दूसरा रहेगा पर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट साल्ट में बात करें तो मर्क्यूरी क्लोराइड, कॉपर साल्ट यूज हो सकते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट में अपने पास क्या जाएगा, अमोनिया के कंपाउंड आ जाएंगे, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। और जो अपनी साबुन होती है सोप वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। डाई की बात करें तो एनिलीन डाई है और एक्रिडीन डाई है। और गैस की अगर बात करें तो आपको याद रखना है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सा गैसियस केमिकल या फिर गैसियस स्टरलाइजिंग का गैसियस मेथड है जिसके अंदर हम स्टरलाइजेशन का मेथड है जिसके अंदर हम गैस यूज करें तो ETO इथाइलिन डाई ऑक्साइड, यही है ना, इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें जो कि हीट स्टरलाइजेशन में यूज होगी तो ड्राई हीट में ये कोड दे रखा है जी, कोड में C से शेयरिंग, O से ऑक्सीडेटिव डैमेज, D से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और E से एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो चार मेथड है, चार मैकेनिज्म है जिसके ऊपर ड्राई हीट काम करेगी, चेयरिंग, ऑक्सीडेटिव डैमेज, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या फिर इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को बढ़ा देना।
नेक्स्ट है जी मोइस्ट हीट। मोइस्ट हीट में क्या करेंगे, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। मोइस्ट हीट का क्या कंसेप्ट रहेगा, जो प्रोटीन रहेगी बैक्टीरिया की, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको डीनेचर कर देगा और कोएगुलेट उसको कर देगा, कोएगुलेशन उसका करवा देगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। नेक्स्ट, पास्चुराइजेशन के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो पास्चुराइजेशन किसके लिए यूज होती है, तो अपने पास बेवरेजेस और डेयरी प्रोडक्ट के लिए मेनली यूज होती है। ठीक है, जैसे कि मिल्क है। दो मेथड होते हैं, पहला रहेगा होल्डर मेथड, दूसरा रहेगा फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में होल्ड करके रखा जाएगा, होल्ड करके रखा जाएगा 30 मिनट के लिए। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 63 डिग्री सेल्सियस पर, 63 डिग्री सेल्सियस पर। फ्लैश मेथड में क्या करेंगे, फ्लैश देंगे। फ्लैश का मतलब जी सबसे पहले हम 72 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाएंगे 20 सेकंड के लिए, उसके बाद हम एकदम से उसको कूल कर देंगे। कितने डिग्री सेल्सियस तक, 13 डिग्री सेल्सियस पर उसको एकदम से लेकर के आएंगे। यहाँ पर बताया गया जितने भी नॉन स्पोरिंग पैथोजन है उनको यहाँ पर किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन कोक्जिला बर्नेटी जो है ये अपने पास रेजिस्टेंट रहेगा। यहाँ पर पास्चुराइजेशन से इसको हम किल नहीं कर सकते। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्लैश मेथड किसका पार्ट है, तो स्टरलाइजेशन का। कैसा स्टरलाइजेशन, पास्चुराइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको याद होनी चाहिए। इसकी कंडीशन भी याद होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर यहाँ पर यूज हो रहा है और कितने टाइम के लिए हो रहा है। नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन कंडीशन जो दूसरी इंपॉर्टेंट है, हॉट एयर ओवन की 160 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए, ऑटोक्लेव की 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए और 15 psi। प्रेशर अलग से पूछ सकते हैं, टाइम अलग से पूछ सकते हैं, टेम्परेचर अलग से पूछ सकते हैं, जो कि कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट, जो अपने पास बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होते हैं उनके अंदर हम फिल्टर जो यूज करते हैं, ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो या फिर बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर जो हम फिल्टर यूज करते हैं उसके बारे में क्या बोला देखो। एक होता है जी हेपा फिल्टर, एक होता है अल्फा फिल्टर। दो फिल्टर यहाँ पर बताए हैं, इनकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखनी है। हेपा फिल्टर की फुल फॉर्म है हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, दूसरा अल्फा फिल्टर, अल्फा फिल्टर का मतलब है अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट या फिर पेनिट्रेशन एयर फिल्टर। फिर क्या याद रखना है जी, यहाँ पर कितने प्रतिशत इफिशियंसी देते हैं, तो इफिशियंसी हेपा फिल्टर की बात करें तो 99.97 और अल्फा फिल्टर की बात करें तो 99.999%। इतने परसेंट ये इफिशियंट है। यानी कि अल्ट्रा फिल्टर जो है, अल्फा फिल्टर जो है वो हेपा फिल्टर से भी ज्यादा इफिशियंसी देते हैं। किस पार्टिकल के साइज को ये रोकेंगे, तो ऐसा साइज, कितना साइज, 0.3 माइक्रोमीटर के इक्वल या फिर ज्यादा उससे है, तो वहां पर ये क्या करते हैं, उन पार्टिकल को ये रिमूव करते हैं। तो पूछ ले कि हेपा फिल्टर किस साइज के पार्टिकल को रिमूव करता है, तो मोर देन इक्वल टू 0.3 माइक्रोमीटर, ये इसके लिए है अपने पास हेपा फिल्टर के लिए। और अल्फा फिल्टर की बात करें तो इससे भी छोटा साइज हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू 0.12 माइक्रोमीटर, ये रहेगा जी 0.12 माइक्रोमीटर। इस साइज के पैथोजन को, पार्टिकल को, ऑर्गेनिज्म को ये रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट, आयनाइजिंग रेडिएशन में बात करें तो अभी हमने पढ़ा था क्या क्या एग्जांपल है, एक्सरे है, गामा रे है और कॉस्मिक रे है। ठीक है, गामा रे का सोर्स पूछ लिया जाए तो कोबाल्ट 6 को यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 को यूज किया जाता है एज ए सोर्स। मैकेनिज्म क्या रहेगा, ये डीएनए को ब्रेक कर देगा विदाउट राइज इन टेम्परेचर, और यहां पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा, इस वजह से इसको बोला जाता है जी कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन या फिर कोल्ड स्टरलाइजेशन इसको बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद इट डिस्ट्रॉय स्पोर एंड वेजिटेटिव सेल बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। ये भी काम की बात है कि किसके ऊपर अपनी आयनाइजिंग रेडिएशन अच्छे से काम नहीं करती, तो वायरस के ऊपर अच्छे से काम नहीं करती। बाकी यहाँ पर बताया गया किसके लिए यूज होता है, तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के लिए, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक सीरीज है, ठीक है, इन्फ्यूजन सेट है, उनके लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद बोन एंड टिश्यू ग्राफ्ट के लिए किया जाता है, ड्रेसिंग के लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जिसके अंदर इंफ्रारेड और यूवी रेज आएगा। दूसरा, दे आर क्विट लिथल बट डू नॉट पेनिट्रेट ग्लास, डर्ट फिल्म और वाटर। ये इनको क्रॉस नहीं कर सकती, ग्लास को क्रॉस नहीं कर सकती। कौन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन ग्लास को क्रॉस नहीं कर सकती। डोज पूछी गई है कि एग्जाम में, यूवी की डोज पूछी थी तो 250 से लेकर 300 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो हम यूवी यूज करेंगे। कितने मिनट के लिए करेंगे जी, 30 मिनट के लिए करेंगे। यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ क्लीन सरफेस इन ऑपरेशन थिएटर। लेमिनार फ्लो हुड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता भाई, लेमिनार फ्लो हुड के अंदर जो यूवी यूज करते हैं
वो कितनी वेवलेंथ की करते हैं, या फिर कौन सी रेडिएशन हम यूज करते हैं लेमिनार फ्लो हुड के अंदर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्लूटाल्डिहाइड हम पढ़ रहे हैं, ये इसकी कितनी कंसेंट्रेशन यूज करते हैं, 2%, 2% या फिर 2% साइड एक्स भी लिखा हो सकता है। कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए। जो अपना ग्लूटाल्डिहाइड बनेगा उसको कैसे एक्टिवेट करना, उस प्रोसेस का क्या नाम, उस प्रोसेस का नाम है जी एल्केलाइनाइजेशन, एल्केलिनाइजेशन। और मेन बात यह है कि कब एक बार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ 14 डेज तक ये क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूटाल्डिहाइड जो आपने यूज के लिए बना रखा है उसको कितने दिन बाद रिप्लेस करोगे, तो एक्टिव होने के बाद 14 डेज तक हम इसको यूज करेंगे। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन होता है, उसके एक्टिव एजेंट पूछ ले अगर कौन कौन से होंगे या फिर कौन कौन से केमिकल यहाँ पर इस मेथड में यूज होते हैं, तो दो या नाम याद रखने हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और दूसरा पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड। ये क्या अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और दूसरा क्या है, पर एसिटिक एसिड है। बेस्ट फॉर हीट लेबाइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर हीट का असर पड़ेगा, हीट लेबाइल, हीट को जो टॉलरेट नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एज लो टेम्परेचर मेंटेन, कितना टेम्परेचर इसमें मेंटेन करते हैं, लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। कंट्रोल की बात करें तो जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज किया जाता है इन केस ऑफ प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। प्राइंस इंपॉर्टेंट है, प्राइंस जो होते हैं ना वो रेजिस्टेंट होते हैं एज किसके, स्टरलाइजेशन के, उनको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या रिकमेंडेड मेथड किए गए, ऑटोक्लेव की कंडीशन प्राइन के लिए चेंज की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है ना, तो इसके लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है 134 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम के लिए, 1 से लेकर 1.5 घंटे तक, 1 to 1.5 आवर। या फिर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसकी, 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं 1 घंटे के लिए। भी कितने के लिए है, 1 घंटे के लिए। या फिर 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड में उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। तो 3 मेथड दिए गए हैं प्राइन के लिए। सबसे पहला ऑटोक्लेव, दूसरा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कितने परसेंट, 0.5%। नेक्स्ट ये है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल, किस मेथड में कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज होगा, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी याद करना है। हॉट एयर ओवन में क्या रहेगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन यूज कर सकते हैं, बैसिलस सबटाइलस का यूज किया जा सकता है। ऑटोक्लेव की हम बात करें तो जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस का यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन जो है उसके अंदर हम बी डिमाइन्यूटा और सेरेटिया का यूज करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन में बैसिलस प्यूमिलिस का यूज करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड जो कि गैस है, अभी पढ़ा था, उसके अंदर बैसिलस गोल्जीजी का यूज करते हैं। और प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस और बैसिलस सबटाइलिस का यूज किया जाता है। ये सारे के सारे कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, तो ये था अपना 5th पार्ट। 6th पार्ट में पढ़ेंगे फंगाई का जो क्लासिफिकेशन है, फंगस का जो क्लासिफिकेशन है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।